हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर चिट्ठी का सफ़र। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया चैप्टर है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था पहले, अगर देखना चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। तो राइटर हमसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी 10-12 साल की तो उम्र हो गई है अब तक, और इसमें तुमने कोई ना कोई लेटर तो लिखे ही होंगे, कुछ ना कुछ। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे? भाई, जो तुमने पत्र लिखे होंगे, जो तुमने लेटर्स लिखे होंगे, वैसे तो देखो आज के युग में बच्चे लेटर लिखते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जिस युग में ये चैप्टर लिखा गया था उस युग के बच्चे बहुत लेटर लिखते थे। तो कह रहे हैं वे पत्र अपने सही समय और सही पते पर किस तरह पहुँचे होंगे। ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि भाई तुमने क्या क्या किया। कि जैसे तुमने स्थान का नाम है ना, किस स्थान पर चिट्ठी भेजी जा रही है, संदेश पहुंचने में कितनी जल्दी है, तुमने पूरा ठीक से पता लिखा है या नहीं, और तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है या नहीं। ये सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो किस स्थान पे चिट्ठी भेजी जा रही है। मान लीजिए मैं ए हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ बिल्कुल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब मुझे मान लो जम्मू कश्मीर में ही लोकल कहीं चिट्ठी भेजनी है, किसी आसपास की जगह पे भेजनी है, तो मेरी चिट्ठी बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। लेकिन वही चिट्ठी अगर मुझे साउथ में भेजनी हो तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये दूरी पर भी निर्भर करता है। चलो दूसरी बात करते हैं। भाई ठीक से मैंने पता लिखा या नहीं लिखा है। अब मैं चिट्ठी लिख रही हूँ और मैंने पते में राइटिंग ही बहुत ख़राब कर दी, या मैंने उस पते को पूरा नहीं लिखा, उसमें नाम नहीं सही से लिखा, तो मेरी चिट्ठी नहीं पहुँच पाएगी। तो मैंने पता सही से लिखा है या नहीं लिखा है, इस बात पर भी निर्भर करता है। डाक टिकट, जब हम पहले चिट्ठियाँ लगाए जाते थे तो एक समझ लो एक सर्विस चार्ज की तरह उस पर डाक टिकट लगाना होता था। अब आप कुछ फ्री में तो सर्विस ले नहीं सकते, तो आप टिकट खरीदते थे तो वो पैसा सरकार को जाता था। वो डाक टिकट का पैसा जो है वो सरकार को जाता था, समझ रहे हो। तो डाक टिकट अगर आपने नहीं लगाया तो फिर हमारी चिट्ठी नहीं पहुँच पाती थी। तो सारी चीज़ें, आप प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाता है। तो मैंने तुम्हें बता दिया, तुम सर्विस अवेल कर रहे हो, किसी की सर्विस ले रहे हो तो उसे कुछ तो दोगे ना। तो जो पोस्टमैन है वो भी तो अपनी तनख्वाह लेता है, तो उसके पास तनख्वाह कहाँ से आती है? सरकार देती है। तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? ये जो डाक टिकट आपके बिकते हैं, जो चिट्ठियों के पोस्ट कार्ड वगैरह बिकते थे, उसी से तो पैसा आता था। दूसरा, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? मान लो कि आपने लेटर तो लिख दिया, लेकिन आपने उस लेटर के अंदर प्रॉपर नेम नहीं लिखा जिस बंदे को भेजना है, तो लेटर नहीं पहुँच पाएगा ठीक से। या पूरा प्रॉपर एड्रेस नहीं है तो भी तो देखो, तुमने हाउस नंबर नहीं लिखा, गली नंबर नहीं लिखा, या प्रॉपर नहीं लिखा, तो लेटर कैसे पहुंचेगा? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? तो पहले क्या होता था, स्पीड पोस्ट होती थी, अभी भी होती होगी। स्पीड पोस्ट से आप कोई चीज़ जल्दी से भेज सकते हो, तो उसमें पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च होते थे, लेकिन जल्दी से लेटर पहुंच जाता था, पहुंच जाता है। मतलब अब मैं यूज़ नहीं करती इसलिए मैं था बोलती हूँ। तो अब तो लोग ईमेल कर दे रहे हैं, मेल कर दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी से हमारा काम पहुंच जाता है, हो जाता है। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने का क्या असर पड़ता है? अभी पास के स्थान पे भेजोगे तो चिट्ठी जल्दी पहुंचेगी, दूर के स्थान पे भेजोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफे को गौर से देखो। नीचे कुछ लिफाफे देखें, देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। दोनों पते दे रखे हैं, उसको जगह में लिखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लिखा है महात्मा गांधी जी, जहाँ कही हो वर्धा, लेकिन दिस इज़ नॉट द गुड स्टाइल ऑफ राइटिंग। महात्मा गांधी चलो फेमस है, ऐसे कोई मेरे नाम पे लेटर भेजेगा तो मिलेगा थोड़ी। और यहाँ पर ये प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे ही लिखना चाहिए। आगे देखते हैं, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है। देखो, गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ कहीं भी हो वहाँ और वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत, जो लिफाफा है दूसरा वाला, उस पर इमारत, संस्थान से लेकर शहर तक का सब नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई, यानी जैसे मेरा हाउस नंबर ही हो गया, वहाँ से लेकर शुरू करके सबसे बड़ी इकाई, जैसे मेरे शहर का नाम हो गया। तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यहाँ ये हुआ कि सबसे छोटी इकाई हो गई घर का नंबर, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम आपको लिखना होता है, फिर आपका कौन से गांव में या किसी कस्बे या किस शहर में आप रहते हो वो लिखना होता है, ठीक है। ये सब कुछ जिस हिस्से में है उसका नाम, बंदा जिसके लिए आप भेज रहे हो उसका नाम देना चाहिए, फिर गांव या शहर का नाम, ठीक है। शहर के नाम के बाद जो पिन कोड होता है ना, वो भी आपको लिखना है। ये सब कुछ इसको पिन कोड कहते हैं, जो हम अंकों में लिखते हैं। तो ये सारा डिटेल जब आप सही से भरोगे तो चिट्ठी आराम से पहुंच जाएगी। हर जगह का एक पिन कोड दिया गया, हर जगह का एक पिन कोड होता है, और वो हमें पता होना चाहिए जब हम चिट्ठी लिखते हैं। तो वो पिन कोड हमें प्रॉपर देना पड़ता है। मैं अमेज़ॉन से जैसे कुछ मंगाती हूँ, मुझे वहाँ पिन कोड देना पड़ता है अपना, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जिनके नाम ही सेम सेम है। तो फिर बताओ, अगर पिन कोड होगा तब तो चलो पहुंचा देंगे, लेकिन पिन कोड सेम नहीं हो सकता, ठीक है।
मेरे गांव का नाम तुम्हारे गांव के नाम की तरह सेम हो सकता है, बट हमारा पिन कोड सेम नहीं हो सकता, इसलिए पिन कोड की ज़रूरत होती है। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान यानी जहाँ वो पहुँचना है पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारी को इससे हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, और पत्र जल्दी बटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को डाकतार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से इसे जारी किया था। कब जारी किया था? इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड जो है का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ठीक है, फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं था, समय के साथ डाक सेवाओं का निरंतर बदलाव और विकास होता जा रहा है। मैं पहले पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर बीच में जो छोड़ा है वो सारा पढ़ लेंगे। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। पहले क्या होता था? कबूतर, वो होता था कबूतर को चिट्ठी फंसा दी और कबूतर को बोला तुम जाओ, वो संदेश वाहक था एक तरीके से। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो अब उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे, मतलब पुराने टाइम में डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, जब इस तरह के डिपार्टमेंट जो थे वो बहुत ही कम थे, है ना। तो बात हो रही है उन हरकारों कि जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। पहले बहुत होता था, मैं छोटी थी मुझे आज भी याद है, पोस्टमैन आता था चिट्ठियाँ लेकर तो बेचारा पैदल ही चलता था। राजा, और वो टाइम की भी बात करें जब राजा महात्माओं के पास घुड़सवार हर कार्य हुआ करते थे, मतलब वो जाते थे वो घोड़े पे सवार होकर संदेश लेकर जाया करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। कहीं भी डाकू, लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में नहीं आ जाए, उन्हें हमेशा ऐसा डर बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम यानी कि जहाँ पर आसानी से नहीं जा सकता, वह पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुँचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर से लद्दाख खंड में पदम जंस्कार जिसे हम बोल सकते हैं, ऐसी कई जगहें हैं जहाँ हरकारे डाक पहुँचाते हैं, आज भी पहुँचाते हैं। ठीक है, आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज, जाने कौन कौन से साधन जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कहीं बहुत दूर जाना है तो पानी के जहाज में भी डाक भेजी जाती है, राइट। डाक विभाग जो होता है पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती, मतलब सारी प्रजातियां नहीं कर सकती है कि किसी भी कबूतर में तुम लगा दो। गिरेबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्क कर लो। गिरेबाज या हुमर, है ना, इनको हम ट्रेन करते थे और उनसे भिजवाते थे। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। चलो अब जो बीच बीच में छोड़ा है उसे देखते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। ठीक है, हुमर, ध्यान रख लेना। ये कानूनी व्यवस्था, संकट और अन्य मौका पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है, मतलब ये तो तनख्वाह भी नहीं मांगते और उन पर खास खर्च भी नहीं आता। दाना खिला दो, कबूतर तैयार। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल का होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है और कितना दूर तक जा सकता है सोच के देखो, 1000 किलोमीटर कबूतर। ठीक है, और यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज का हमला जैसे ही अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद हम पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। दूसरे विश्व युद्ध में भी था भाई ऐसा कोई कबूतर। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी 1-2 किताबों में है, किताब में दी गई है, सॉरी। ठीक है, किताब का नाम है ग्रे नेक, जो इस किताब के हीरो का नाम भी है। ग्रे नेक उसी कबूतर का नाम होगा। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना, नेशनल बुक ट्रस्ट का पत्र लिखा है, नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखा है कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। ठीक है, उनको लिखो चलो तुम पत्र, ये रहा उनका पता। ठीक है, तो लिखो उनको पत्र की इस किताब को हिंदी में भी छापें। चलो पीछे देखते हैं क्या छोड़ा है हमने। यहाँ पर क्या है, टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है और धीरे धीरे
इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो। चलो आगे क्या है यहाँ पर? यहाँ पर दे रखा है पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप होता है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है और हर अंक एक खास स्थानीय अर्थ है। मतलब हर एक अंक का ना एक पता ही रहेगा कि भी ये इस जगह का है। उदाहरण के लिए अगर हम NCERT को पत्र लिखेंगे तो लिफाफे पे हम ये पिन कोड लिखेंगे। इसके पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक 10 यह तय कर देते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का ये कोड है। अगले 3 अंक यानी कि 016 दिल्ली के उप क्षेत्र में जहाँ पर डाक खानकर का एक कोड है, वहाँ जहाँ से डाक बांटी जाती है वहाँ पहुँचेगा। और अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। अपने घर के इलाकों का पिन कोड का नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी के तक की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। इससे तुम्हारे इलाके के पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पे भी लिखा हुआ होगा। प्रमुख जगहों, शहरों, इनके पिन कोड का तुम नंबर कहाँ तुम्हें मिल सकते हैं। ठीक है, बस यही था इस चैप्टर में, कुछ खास चैप्टर नहीं है। देखो अगर आज के युग को देखा जाए तो चिट्ठी बहुत कम हो चुकी है। पिन कोड क्या होते हैं, पोस्टल क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आज के बच्चों के लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बिकॉज पिन कोड तो फिर भी चलो आज यूज़ होते हैं, लेकिन इनलैंड लेटर, लिफाफे जो हमारे ज़माने में यूज़ होते तो बहुत कम यूज़ होते हैं वो। इसकी गूगल करके आप तस्वीरें देख सकते हो, वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।